नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज 3 इशू पे डिस्कशन करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि 1 महीना पूरा हो गया है। मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किया था आपके कहने पे और आपने पूरा भरोसा किया है। दिनों दिन इसमें संख्या बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए। आप 1000 लोग हैं तो 500-700 लोग ज्वाइन करना चाहिए इस चीज़ को। ये एग्ज़ाम के बाद आपको यूनिक चीज़ नज़र आएगी कि एक आधे घंटे में 3 से 4 टॉपिक कवर करते थे और मैं उस चीज़ को फॉलो आधा अधूरा करता था। पूरा कंप्लीट वीडियो सुने। आप रील देखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा शरीर मना करता है, फिर भी मैं आपसे बनाता हूँ क्योंकि आपके प्रति मुझे ट्रस्ट है। क्योंकि ये चीज़ एक मेंस के हिसाब से चल रही है, प्री के हिसाब से चल रही है, इंटरव्यू के हिसाब से चल रही है। तो ये सक्सेस का डिसिप्लिन का फॉर्मूला यही है कि आपके 30 अप्रैल को शुरू किया, आज 30 मई होगा। 1 महीने में इतना सुव्यवस्थित प्लान डेली बेसिस पे मैं सीखने को कला की। कभी गलती होती दोबारा उस वीडियो में गलती नहीं करता। क्यों? कि कम टाइम में 3 से 4 टॉपिक समझाना ये सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है ना। तो मैं करके दिखाया हूँ ये, और मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं 30 मिनट में 3 से 4 मिनट या 40 मिनट में 45 मिनट में उससे भी कम 5 से टॉपिक समझा सकता हूँ। ये मुझे यूनिक चीज़ लगी और मैं इसको कंटिन्यूटी फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि आरएस के मेंस के सिलेबस अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इसमें बाहर अनावश्यक बातें नहीं होती है। 2-2 घंटे 1-1 घंटे काम नहीं हो रहा। इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आने वाला टाइम में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं 30 दिन कंटिन्यूटी वीडियो डाल सकता हूँ तो आपको पढ़ाई के प्रति और इस चीज़ के प्रति आपको अपना डिसिप्लिन और हॉनेस्टली पेश करना चाहिए। और वीडियो को ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन कीजिए, फॉलो कीजिए। कारण ये कि आप लोग बहुत आलसी हो। आप लोग मुफ्त में चीज़ें लेना चाहते हैं, हर चीज़ का मुफ्त का फ़ायदा उठाते हैं। और दिमाग नाम से कोई चीज़ होती है, मस्तिष्क, उस पर टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अपन चलते टॉपिक पे। भारतीय कंपनी को विदेश में बढ़ते निवेश में सवाल उठ रहे हैं, जिसके अंदर ये सवाल आया कि भारत की जो एफडीआई है वो सबसे ज़्यादा विदेशों में क्यों जा रही है लॉकडाउन के बाद। जैसे 2020-21 में 14% से, फिर 22-23 में 16%, 24-25 में 29% बढ़ गए। क्यों, क्या कारण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में आता है और मैनेजमेंट के संबंध में आता है, एफडीआई और एफडीआई, जो पेपर फर्स्ट के अंदर ही है दोनों। अब दूसरा आर्टिकल है कि घटती स्मरण शक्ति, मेमोरी है ना, घटती इसमें मेमोरी। किसी ने आपको बोल दिया पोस्टें खराब हो रही है, आपने भी उसकी बात मान ली। इसका मतलब तो यूपीएससी को ऑर्डर दे देना चाहिए पोस्टें खराब होती है तो, कि भाई एक बार ने लाभ ले लिया, अब पोस्टें खराब हो रही है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, आप जाइए बाहर। मतलब अनलॉजिकल बातें लगाई है, अनलॉजिकल। सामने वाला कोई बात कर रख रहा होगा तो वो समझ रहा होगा कि ये कौन सा मुद्दा आया। तीसरी बात, तीसरा आर्टिकल है जो जिसका समाजशास्त्र समक्ष चुनौतियाँ है, वृद्धजन, बुजुर्ग, है ना, ये सारी बातें हैं। मुद्दा पेश है कि 40% अधिक बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को दूसरा पर निर्भर करता है, जो अधिगम, अभिप्रेरणा, अधिगम, शैलीय, स्मृति, प्रारूप और अभिप्रेरणा की आकलन की बात की जा रही है। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। भारत में कंपनियों द्वारा जो चर्चा में आया है कि भारत के द्वारा विदेशी कंपनियों में निवेश, जो सवाल उठाया जा रहा है वो कि भारत के जो एफडीआई है वो दिनों दिन बाहर जा रही है। इसका कारण क्या है? आग कम रही है, जा भी बाहर रही है। कारण ये है कि 2024 के लॉकडाउन के बाद जो टैक्स पेयर है, राजनीतिक संतुलन, हिंसा जैसी घटना देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनियां बाहर निवेश करने लगी और इसका विदेशों में भारत का प्रश्न भी फैलाया। लेकिन भारत का रोजगार घटा है, इसमें निवेश घटा है। 0.35 अरब डॉलर का निवेश पहले 4 महीने में हुआ और 2022-23 में 10.13 अरब डॉलर का कुल वर्ष का है और 23-24 में 7 अरब डॉलर का निवेश है। तो ये एफडीआई है। अब आगे चलते हैं कि भाई ये सरकार के द्वारा जिले, उससे पहले ये पढ़ते हैं कि भारत की कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। पहला क्रम 5 नंबर का अभी प्रश्न आ जाए, है ना, क्यों करती है। तो पहला पॉइंट है नीति कर अनुचित है। क्या होती है? नीति कर अनुचित है। भारत में कर नियामक ढांचे जो कंपनियां हैं बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है मूल्यांकन लाभ, वैश्विक पूंजी के बाजारों में अधिक मूल्यांकन प्राप्त करते हैं। भाई भारत में मूल्य कम होता है, विदेशों में मूल्य ज़्यादा है, तो इसलिए वो बाहर कंपनियां और विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टेड हो रही है। सरलीकृत नियामक ढांचा नहीं होने की वजह से भारत के बाहर सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में पूंजी जुटाना प्रक्रिया बहुत सरल है और यहाँ पे ऑटोमेटेड, ग्रीन फील्ड है, किसी की परमिशन बिना है, बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी, ज़मीन नहीं मिलती टाइम पे है, बैंक टाइम पे लोन नहीं देता है। इसी वजह से कंपनियां यहाँ निवेश करने की वजह से सिंगापुर है, अमेरिका में जैसे करना पड़ता रहा। स्तर व्यापार की बात की जाए, बेहतर लॉजिस्टिक, जो मैंने कल बताया था आपको, लॉजिस्टिक क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दायरा जो घटती दर है वो कम हो जाती है।
और बौद्धिक संपदा कॉपीराइट वाली बात हो रही है इसमें, है ना। कोई भी चीज़ आप जो बनाते हैं यूनिक चीज़, तो उसको कॉपीराइट के जो लोगो होता है वो आपको दिया जाता है। श्रम कानूनों को चलता है, लेबर जो लॉ है वो काफ़ी सरल होते हैं, इसीलिए भारत से बाहर जा रहे हैं। तो आपको यही लिखना है कि नीति और कर की अनिश्चितता, मूल्यांकन लाभ, सरलीकृत नियामक ढांचा और इस स्तर व्यापार वातावरण श्रम कानूनों के संबंधित ही हैं। और उसी के सल में ये कहना कि सरकार भी विशेष योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, गति भी मैंने कल पढ़ाया था भाई, बहुउद्देशीय मॉडल में है। और बताओ रोजगार के सर्जन में, है ना, ये क्या है। और घटती, है ना, लॉजिस्टिक लागत घटाना, ये क्या, पीएम गति जो योजना है, जो फिजूल खर्ची हो रही है उनके ऊपर नियंत्रण रखना, ये क्या है, ये गति शक्ति योजना है। उद्योग संवर्धन पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, मेक इन इंडिया, ये आपको हमेशा याद रखना है, ताकि जहाँ भी इकोनॉमिक्स में बात आए तो ये शार्प पॉइंट लेके आप अपना आंसर की वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं। विश्लेषण की बात की जाए तो निवेश मुख्यतः अधिग्रहण, संयंत्र निर्माण, सेवा विस्तार के लिए हो रहा है। सवाल यही है कि इतनी भारी मात्रा में विदेश निवेश क्यों हो रहा है, जबकि घरेलू निवेश अपेक्षा कम हो रहा है। सवाल यही है कि भारत के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है भारत के बाहर जाने का, वो है चुनौतियाँ है नियमों की नीति अनिश्चितता। भारत में अंदर जीडीपी, जब से जीएसटी लागू किया तो समय समय पर शुरू में तो इतना बदलाव होता कि सुबह उठता था ना, तो जीएसटी जो आकलन है वो भारत की एक स्तर नहीं था। इसी वजह से लोग निवेश करने से डरते थे कि आज इतना टैक्स है, अगली मीटिंग पता नहीं कौन सा टैक्स बढ़ा दे, तो इसका ही नहीं था, इसीलिए लोग बाहर है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता नहीं है भारत में, एक तो है ना, प्राकृतिक संसाधन दूसरे देशों पे डिपेंड पड़ता है। वो सोच रहे हैं कि लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी, इसे क्यों ना वहीं भी जाके निवेश कर ले। तीसरा पॉइंट, सामाजिक सांस्कृति में बहुत अंतर होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे में बहुत अंतर होता है। जैसे विदेशी नियम भारत जैसे विविध समाज में सामाजिक सांस्कृतिक मतभेद का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय बाजार में प्रवेश की कठिनाई हो सकती है। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना, एक तो नियमों की नीति की अनिश्चितता, और प्राकृतिक उपलब्धता, सामाजिक सांस्कृतिक विदेश, और कर की नीति और कर अनिश्चितता, मूल्यांकन लाभ, सरलीकृत नियामक ढांचा और स्थिर व्यापार को वातावरण बनाए रखने के लिए ये 3-4 एक पॉइंट है। आगे चलते हैं। एफडीआई बनाम ओडीआई मतलब विदेशी निवेश बनाम विदेशी निवेश भारत में आया, भारत से बाहर गया, उसको बोलते हैं एफडीआई बनाम ओडीआई। भारत में एफडीआई बढ़ना सकारात्मक संकेत भी है। कंपनियां आउटडोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चिंताजनक हो सकता है, इससे घरेलू पूंजी। तो भारत में सकारात्मक क्यों है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, पीएलआई पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया है, बौद्धिक संपदा जैसे कानून भारत में प्रावधान को सरलीकरण किया गया है। इसी के संदर्भ में ये किया है भारत में भी एफडीआई करना आज की तुलना में भारत की इलेक्ट्रिकल है, ज़मीन है, लैंड है, उपलब्ध कराना आसान हो गया है, एकल खिड़की की वजह से भी हो रहा है। भारतीय कंपनियों द्वारा ओडीआई मतलब आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि घरेलू पूंजी रोजगार, भाई बाहर जाएंगे पैसे हैं तो क्या होगा, बाहर जाएंगे तो यहाँ रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, है तरक्की नहीं करेगा बाद, तो ये चिंता का विषय है ना, रोजगार, गरीबी जैसे समस्या बढ़ जाएगी। तो ये एफडीआई के संदर्भ में बात हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है भाई, प्रभाव ये पड़ेगा भारत में नवाचार, है ना, प्रभाव क्या पड़े, सकारात्मक पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं। नकारात्मक यही रहेगा कि भारतीय नवाचार कंपनी बाहर से बाहर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो कोई ये नाम की कंपनी है, ठीक है, ये बाहर गया, अब यहाँ गया तो यहाँ तो अगर यहाँ करता इंडिया में तो रोज़गार होता है, ये पैसा भारत में खर्च होता, इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देता। अब ये बाहर गया है, भाई बाहर गया तो क्या हुआ, यहाँ तो अब कुछ लेना देना ही नहीं है इसका, बाहर जाके निवेश किया है। तो यही है भारत में नवाचार तकनीकी पूंजी का बाहर जाना। घरेलू स्टार्टअप विदेशी में अधिग्रहण होगा, देश की विकास दर में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। भाई आज नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा संभावित सकारात्मक पॉइंट की बात की है, विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों की पहुंच, विदेशी मुद्रा अर्जन और वैश्विक प्रतिष्ठा। ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई निवेश कर रहा है तो विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों को पहुंच बढ़ी, ये तो बात सही लगी है, पहचान बढ़ी। विदेशी मुद्रा अर्जन, भाई वहाँ पे जाएंगे तो डॉलर आएंगे, डॉलर के बदले अपने तेल वेल खरीदेंगे। तीसरा पॉइंट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, है, भारत उन विदेशी कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा में उतारेगा, है ना। तो ये क्या है, एक शॉर्ट पावर है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट आपको याद रखना। आगे चलते हैं। एफडीआई और एफआई में अंतर क्या है भाई, एफडीआई और एफडीआई में अंतर आप हमेशा मैनेजमेंट के अपने टॉपिक में है तो डायरेक्ट पर्सन बनता 5 नंबर का, तो अपन उसी को पढ़ते हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई। और एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, मतलब अल्पकालिक निवेश के रूप में काम करता है ये। और एफडीआई दीर्घकालिक के रूप में बात करती है। ये पहला पॉइंट प्रकृति। दूसरा है निवेश के प्रकार क्या होता है, इस तरह आपको लिखना है। कंपनी की परिसंपत्ति या इकाई प्रत्येक स्वामित्व होती है। कहाँ पे? एफडीआई में। ये अपनी परिसंपत्ति इकाई प्रत्येक स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है? एफआई में शेयर बाजार, बॉन्ड और पोर्टफोलियो निवेश जैसे होते हैं, जो लाभांश के आधार पर इसको अलग अलग हिस्सों में बंटवारा होता है। इसको बोलते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट है निवेश का प्रकार कंपनी की परिसंपत्ति। ये एक ही पॉइंट है, आगे चलता है। नियंत्रण और स्वामित्व कौन करता है? निवेशक कंपनी प्रबंधन नियंत्रण हिस्सा मिल सकता है। मतलब ये कहता है कि कंपनी के प्रबंधन या कंट्रोल हिस्सा मिल सकता है। और उसमें एफआईआई की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रबंधन नियंत्रण कोई ऐसी भूमिका नहीं है। किसमें भाई? प्रबंधन नियंत्रण जैसी एफडीआई में तो भूमिका है, लेकिन एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट में नहीं है। प्रवृत्ति की बात की, प्रवृत्ति तो स्तर और कम स्थिरता वाली होती है। बहुत अधिक स्तर होती है, तेजी आता जाता पूंजी, मतलब ये स्तर कम होता है और स्तर रहती है, लेकिन ये बहुत अधिक स्तर रहती है एफआईआई, है ना। वहाँ पे शेयर बॉन्ड डिवेंचर घटता बढ़ता है, तो वो उस हिसाब से निवेश करते हैं। भारत में उदाहरण की बात की जाए, भारत में उदाहरण रिलायंस रिटेल में फेसबुक, गूगल द्वारा निवेश, विदेशी म्यूचुअल फंड, है ना। भारत में अगर रिलायंस रिटेल की बात की, फेसबुक है, गूगल द्वारा, तो ये भारत में है। अब म्यूचुअल फंड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ये क्या है? एफआईआई का उदाहरण। तो आपको उदाहरण है गूगल, फेसबुक तो है एफडीआई में, और म्यूचुअल फंड और एनएसजी है वो है एफआईआई में। अब क्षेत्र की बात की जाए, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, सेवा जैसे बनाने में काम होता है। और ये निवेश क्षेत्र में शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड, मनी मार्केट, है ना, ये काम करता है। प्रभाव क्या होगा? रोजगार, तकनीकी, स्थायी विकास में योगदान होता है। और एफआईआई में क्या प्रभाव पड़ता है? शेयर बाजार में तेजी मंदी आ सकती है, आर्थिक स्थिरता बढ़ावा देना। तो एफडीआई को रोल ज़्यादा देना, न कि एफआईआई को। भारत को एफडीआई की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आएगा, रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे जीडीपी में और आर्थिक प्रवृत्ति में बढ़ावा देगा। अब नीतिगत सुधार की बात करें, एक तो अंदर एफडीआई को भारत में लाना, ओडीआई इन भारत के बाहर जा रहा है, उन दोनों के बीच में संतुलन जो है कि भारत के बाहर जाता है वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ती है, पहचान बनती है ना, वो भी एक पक्ष है। अब अंदर भारत को अब एफडीआई को अंदर लाना या बाहर भेजना, तो निवेश के अनुकूल की वातावरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, नियमों को स्पष्टता में स्थिरता को बढ़ावा करना पड़ेगा ना। तो ये मोटी मोटी बातें। पारदर्शी और सरल टैक्स की बात की जाए, पारदर्शी सरल टैक्स जैसी व्यवस्था को आपको अपनाना पड़ेगा। जीएसटी में इतने बदलाव करते हैं, श्रम कानून जैसे को है, और लेबर फोर्स जैसे, और लैंड अधिग्रहण को लेकर, ये सारे आपको एक प्रक्रिया को एक सिंगल विंडो के तहत देना पड़ेगा, तभी आपका एफडीआई ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं तो ओडीआई ज़्यादा होगा, आउटवर्ड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होगा। देश में बेहतर अगर नवाचार इकोसिस्टम को आपको तैयार करना पड़ेगा, तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि अगर एफडीआई बेहतर लानी है भारत में, क्या किया जाएगा। तो आपको निवेश अनुकूल वातावरण, नियमों की स्पष्टता स्थिरता, जिसे लैंड अधिग्रहण आसानी से खरीद सके है, जीएसटी भरने, कर टैक्स जैसी व्यवस्था आसानी से हो, पारदर्शी या सरल टैक्स, और देश में बेहतर नवाचार इकोसिस्टम। नहीं तो फिर वो बाहर जाएगी कंपनियां, भारत में टैक्स चोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, जिससे भारत का रेवेन्यू कम होगा, राजकोषीय बढ़ सकता है। तो इन सारी समस्या भारत को जूझना पड़ेगा। अब आगे चलते, उससे पहले अपन थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक है एफडीआई क्या होती है। एफडीआई सीधा बेसिक यही है कि मतलब विदेशी प्रत्यक्ष, जो मान लो एक नाम की कोई कंपनी है, बाहर जाके निवेश किया विदेश में, अमेरिका में, दीर्घकालीन निवेश करता है, व्यापार, संपत्ति, उसमें जरूर नहीं है कुछ में शेयर बॉन्ड बाजार में, वो तो एफआईआई में होता है। यहाँ पे कोई मान लो कंपनी खरीदी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कारखाना लगाया है, वहाँ जाके उसने कुछ भी ऐसा आर्थिक गतिविधियों निवेश किया, तो ये होती है पूंजी प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ये क्या है? एफडीआई। अब मान लो एफडीआई के प्रकार कौन होते हैं? देखो, एक तो होता है ग्रीन फील्ड। क्या होता है? ग्रीन फील्ड, जो ये विदेशी कंपनियां किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पूंजी निवेश करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ये याद रखना, ये पॉइंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब विदेशी कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पूंजी निवेश करती है, उसको बोलते हैं नए कारखाने का निर्माण करना, है ना, उसको बोलते हैं ग्रीन इनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब मर्ज और अधिग्रहण, किसी को मर्ज किया या किसी को खरीद किया। जब विदेशी कंपनियां पहले से मौजूद कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है, पहले से कोई कंपनी है, मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, पीजी नाम का कोई बंदा है, वो आके ए नाम में पैसा इन्वेस्ट किया, फिर उसकी शेयर हिस्सेदारी अपने पक्ष में ले ली, तो ये क्या है?
ये एक मर्ज और अधिग्रहण की उदाहरण है। जब विदेशी कंपनियां पहले से वहाँ कोई मौजूद है, ये एक नाम री कंपनी पहले से खुल रखी थी, बाद में कोई पीजी नाम का बंदा आया, इसने अपना नाम का पैसे इन्वेस्टमेंट किए या उसको खरीद किया या अपने कंपनी में विलय किया। भाई देखो, जैसे अभी कोचिंग संस्थान है ना, फिजिक्स वाला का उदाहरण ले लो और उत्कर्ष का ले लो, इन दोनों ने मर्ज किया। उत्कर्ष पहले से चल रही थी, फिजिक्स वाला बाद में आया, मर्ज किया, पैसे थे। तो ये क्या है, ये उदाहरण है मर्जन और अधिग्रहण की बात। रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तीसरा नंबर है, जो विदेशी निवेशक रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में निवेश करता है। तो ये क्या है, ये एफडीआई के प्रकार है। अब एफडीआई भारत में आने से क्या लाभ होगा, वही रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक निवेश होगा, है विकास में वृद्धि होगी, प्रौद्योगिकी कौशल टेक्नोलॉजी आई। भाई कोई भी विदेशी कंपनी आई थी, नवाचार कंपनी क्या लेकर आए थे, टेक्नोलॉजी। तो आपको पहला लाभ क्या लिखना, पहला लाभ आप क्या लिखोगे, हैं आर्थिक विकास। क्या लिखोगे, आर्थिक विकास। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट रोजगार अवसर। क्या लिखेंगे, रोजगार अवसर। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, प्रौद्योगिकी कौशल और हस्तांतरण जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया। जैसे चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, बुनियादी ढांचे। तो आपको ये पॉइंट लिखना है मोटा सा। अब खासकर ये बात की जाए कि भारत में एफडीआई किन मामलों में ज़्यादा आ रही है, जैसे आईटी, हैं खुदरा, विमान, रियल एस्टेट, और जाति कहाँ ज़्यादा है, मॉरिशस, सिंगापुर, है मलेशिया, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत का है और वहीं से ज़्यादा आता है। तो इस सिलसिले में अपना आर्टिकल बेसिक डिस्कशन किया। सिंगापुर, मॉरिशस, जापान, अमेरिका में न्यूजीलैंड, सबसे ज़्यादा भारत के बड़े स्रोत एफडीआई होता है। और एफडीआई को आकर्षित करने सेमीकंडक्टर, सर्विस सेक्टर, है आईटी सेक्टर, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, है इलेक्ट्रॉनिक, वाणिज्य, खुदरा व्यापार जैसे ये देखने को मिला। अभी इसी के सिलसिले में अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मोनिका शर्मा द्वारा लिखा घटती स्मरण मेमोरी। मेमोरी की बात हो रही है, घटती स्मरण मेमोरी की शक्ति की बात हो रही है, उसी के घटते में पढ़ते हैं। पहले ये मोनिका शर्मा साहब लेखक क्या कह रहे हैं, उसके बाद अपन बेसिक पढ़ेंगे। लेखक का कहना है युवा का रास्ता पूछना समझना असमर्थ होगा। उधर की दिशा क्या है, एक संकेत एक नई पीढ़ी की स्थानीय पर्वतीय दिशा में कमी आ रही है। देखो अभी ये क्या चर्चा में क्यों आया है कि उबेर कंपनी जो है, जो अपना ओला उबेर बुक करते हैं, अपन ड्राइव जो उसके साथ आना जाना करते हैं, अब उसके द्वारा एक ऐप के माध्यम से सर्वे करा है कि लोग वस्तुएं बहुत बोलते हैं, डेली बेसिस पे जो सामान होता है सीट पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये उदाहरण बताया है कि ये घटती स्मरण शक्ति का है। डेली बेसिस पे जब चीज़ें भूल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है मेमोरी का, क्योंकि ये घटती मेमोरी स्मरण की शक्ति की ही बात कर रहा है। उसी के सिलसिले में सर्वे किया तो 10 आदमी हमेशा भूलते हैं कोई ना कोई चीज़। तो ये भारत के एक कंपनी बम्बई, दिल्ली मेट्रो जैसी सिटी है, वहाँ पे 5 शहरों में सर्वे किया। तो उसी के सिलसिले में कहते हैं अपना टॉपिक है जो व्यवहार, जो अधिगम शैली के बाद में भाई क्या मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तकनीकी निर्भरता की बात की जाए तो गूगल और स्मार्ट गैजेट की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे मस्तिष्क की स्मृति क्षमता निष्क्रिय हो रही है। व्यक्ति अनुभव, यादों को, जीवन घटनाओं को आत्मसात करने की बजाय भूलने लगा, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल माध्यम से मिल सकती है। जैसे आप कोई मान लो रास्ते में गए हुए, ये बात समझता है। देखो ए नाम का कोई बंदा है ना, ए नाम का बंदा है, ठीक है। अब ए नाम का कोई मान लो एन जे, जो कोई एन जे नाम का बंदा, जोशी जी, पर जोशी जी का नाम ले लेते हैं आज। जोशी जी नाम का कोई बंदे हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से अगर जब भी जाएगा ना तो वो ओला उबेर से अपना रास्ता न देख के जीपीएस लगाएगा। हमेशा 500 मीटर दूरी में जीपीएस लगाए। अरे भाई कल आप इस रास्ते से आए हैं या आपका डेली इस रास्ते से आना जाना होता है, तो आप जीपीएस के डिपेंड हुए। तो यही कहना है कि आप आजकल आसानी से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं। आप अपना दिमाग को नहीं लगा रहे, जोर नहीं लगाते आप टेक्नोलॉजी पे। मैं अधिकतर 1208 का फ़ोन रखता हूँ, मेरे पास 1208 ही फ़ोन है। हमेशा रास्ते में कहीं भी जाऊँ, जब भी मैं चलता हूँ पैदल, मोस्टली अकेले ही चलने की आदत है मेरी, क्योंकि मैं सोचने में विश्वास करता हूँ। ज़्यादा थॉट्स आए, आगे क्या करना, कल क्या करना, वो आता रहता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं ये पता रहता। हर चीज़ को आप टेक्नोलॉजी ढूंढे। किसी का कॉल आया, भाई मुझे एफडीआई के बारे में 2 बातें बताना, तो आप तुरंत बोलोगे। आप गूगल पे जाओ, देख लीजिए। अरे भाई हर चीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं घुसा सकते ना। तो ये लेखक उसी भी चिंता कर रहा है कि आने वाले टाइम में युवा है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहा है। अब मनोविज्ञान प्रभाव की बात करें, अगर मान लो स्मरण शक्ति बढ़ती है तो क्या होता है, क्या कारण होता है। एक तो है डिजिटल डिमेंशिया जैसी व्यवस्था को जन्म दे सकती है ना। दूसरा भावनात्मक रूप से हम कम जुड़ पा रहे हैं,
स्मरण केवल सूचना नहीं बल्कि संबंधों और संवेदनाओं से भी वाहक होता है। अपन आज मोबाइल बैठे बैठे किसी से मिलने जाना होता है तो मोबाइल मैसेज करते हैं, न कि उससे अपन मिलने जाते हैं, है ना। अपना आज देखो भावनात्मक रूप से जुड़ अलग हो गया और अपने संवैधानिक और संबंधों को भी वाहक हो गई। परिवार में इस कॉर्नर में एक कोई कमरा है, यहाँ कोई पीजी नाम का बंदा आपने पूरा दिन मोबाइल चला रहा है, यहाँ मम्मी को चिल्ला रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, भावनात्मक रूप से संबंध अलग हो गए। अगर ये उठ के, पहले मोबाइल नहीं था, लोग क्या करते आपस में बात करते थे, प्यार मोहब्बत से हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे मिलने का हजारों किलोमीटर दूर जाते थे, अब कोरियर कर देते हैं, यहाँ एक दूसरे मिलना। ये क्या है, भावनात्मक रूप से संबंध खत्म हो गए। एक पारिवारिक जो जॉइंट फैमिली वो भी अलग हो गए ना, तो तनाव हो गया, फिर अकेले हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता अपन को, है ना। तो इस चीज़ जो मेरा मानना है कि आपको बहुत समाज में बीच में रहना चाहिए, अपने दोस्तों यारों में बातें करते रहना चाहिए। अब इसका समाधान क्या है, उपाय क्या है? उपाय ये है कि लेखिका ये कहती है तकनीक का संतुलित उपयोग करना चाहिए, लेकिन जीवन शैली में बदलाव करके स्मरण शक्ति को वापस सक्रिय करना चाहिए। ध्यान करो, योग करो, दिमाग पे जोर डालो, कल मैंने क्या टॉपिक पढ़ा था, आज मैंने शाम को पढ़ते समय कितना रिवीजन किया, कल मैं आने वाले उसको मैं समझाऊंगा या समझाऊंगी, कैसे समझा पाऊंगा। मैं आपसे बाद में वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ये टॉपिक मैं कुछ टाइम बाद में अगर मैं नहीं याद करूँगा, नहीं देखूंगा तो भूलूंगा, लेकिन ये टॉपिक आप पढ़ के मुझे वापस समझाओगे, मेरे को समझाओगे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो क्या होगा। तो आपके जो उपाय है, समाधान है, जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। इतनी शानदार टॉपिक की बातें अपन किताबों की खोजते, वरना अखबारों में ये शानदार बातें आती है। अब बताओ, क्या लेखक कॉपी शेयर करने वाला की बातें अखबार पढ़ के जाएगा, वो किताब पढ़ के जाता नहीं है। तो अपने विवेक के आधार पर कॉपी शेयर करे, विवेक को कॉपी के आधार पर शेयर करेगा, तो आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कौन से वाले उपाय, समाधान क्या है स्मरण शक्ति का? लेखिका कहती है तकनीकी का संतुलन उपयोग करना। एक तो पहला है तकनीकी संतुलन उपयोग करना, उस पर डिपेंड नहीं होना, हर चीज़ के आधार पे वहाँ नहीं जाना। जब आपको नहीं पता चले कि आर्टिकल 142 का तभी यूज़ करते हैं ना पूर्ण न्याय देने के लिए, तो आप उसी तरह करो कि अब अंतिम ऑप्शन रहा है टेक्नोलॉजी, तभी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जब तक अपने दिमाग को लगाए, जीवन शैली को लगाए। लेखिका कहती है कि जीवन शैली को बदलाव करके स्मरण शक्ति को वापस ला सकते, ध्यान, योग, है याद करके, है ना, समझ के, इमेज के जरिए, है। बच्चों और युवाओं की मौखिक संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा, भावनात्मक स्मृति। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, एक तो तकनीकी संतुलन उपयोग कम से करना, जीवन शैली बदलाव करके अपने जो मेमोरी वापस ला सकते हैं, और बच्चों और युवाओं को मौखिक संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा, भावनात्मक स्मृति का निर्माण प्रेरित। ये आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में यही पॉइंट लिखना है। अब ये दूसरा पॉइंट, उससे पहले अपन एक बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक क्या है कि स्मरण शक्ति क्या होती है ना। अपन हालांकि पढ़ तो लिया, आप समझ गए, मनोविज्ञान, प्रभाव, उपाय, है ना, सब पढ़ लिए। अब स्मरण शक्ति होती है कि मानसिक प्रक्रिया जिसके कारण एक मानसिक क्षमता है। ये क्या है, ये याद रखना, पहला तो पॉइंट मानसिक क्षमता है, संग्रहित, संरक्षित और पुनः प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया। ये के 3 चरण होते हैं इसको। संग्रहण करना मतलब इनकोडिंग, सूचना संग्रहण, फिर स्टोरेज, इनकोडिंग करके फिर मैं दिमाग में स्टोरेज करना कम टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। वो जो स्मरण का शरण का पार्ट है, आपको पता होगा, कुछ सेकंड के लिए, फिर 30 सेकंड से अधिक, फिर लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये क्या है, मेमोरी का एक स्टोरेज क्षमता की बात कर रहा है। तीसरा है सूचना पुनः प्राप्ति, रिटायरमेंट, है ना। तो मोटा मोटा आपको याद रखना, मानसिक प्रक्रिया एक ऐसी है जो संग्रहण करना, स्टोरेज करना, सूचना पुनः प्राप्ति करने की, पुनः प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं स्मरण शक्ति, जिसका जटिल प्रक्रिया है, हमारे दिमाग में विभिन्न हिस्सों से जुड़ी होती है ना। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई महेश नाम का बंदा है, वो नई किताब खरीदी, उनके कुछ पन्ने पढ़े, अब वो वापस फिर से पढ़ने बैठता है, उससे पहले आपने जो पढ़ा था और ये आपको याद आता है। तो ये क्या है, स्मरण शक्ति है। क्या है, कल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आज सुबह जाके देखा, लाइब्रेरी में रिवीजन किया, तुरंत आपको ये याद आया। ये क्या है, स्मरण शक्ति है। जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, वहाँ सड़कें याद रखते हैं और बिना GPS वापस दोबारा जाते हैं, ये क्या है, स्मरण शक्ति है। क्या है, स्मरण शक्ति है। अब आगे चलते हैं कि भाई ये 3 चरण होते हैं। क्या हमने 3 चरण कौन कौन से? एक तो होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है पता है? इनकोडिंग का मतलब होता है सूचना का संग्रहण। क्या होता है, सूचना का संग्रहण। ये याद रखना। आसपास कोई बातें ज़्यादा हो रही, थोड़ी रिकॉर्ड हो रही होगी। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी के विशेष रूप से संग्रहित करता है, उसे याद दिलाया जाता है कि इनकोडिंग क्या है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उससे शक्ल, नाम उसके दिमाग में संचित होते हैं। तो ये क्या है, आप किसी अपने महिला मित्र से मिलने जाते हैं तो आपने एक बार मीटिंग में आपने शक्ल देखी,
ये क्या है? अब वापस आप जाओगे कहीं रास्ते में नहीं मिल रहे, अगर रोक के बोलोगे अरे आपको देखा हुआ है, तो ये क्या है? इन कोडिंग है। क्या है? इन कोडिंग। मतलब आप किसी महेश अपने महिला मित्र से मिलने जाता है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो या किसी और पर्सन से मिलते हो तो शक्ल नाम उसके दिमाग में संचित होता है। ये क्या है? इन कोडिंग है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपका इस एग्जाम अपने लाइफ के साथ क्यों जोड़ता हूँ कि इस तरह की है ना, वो कोई मेमोरी को याद रह जाती है। अरे बाकी किताबें तो है ही अपने पास, है ना। किताब से इतने पढ़ने से सिलेक्शन होता तो दुनिया मेडिकल डॉक्टर वॉक्टर सबका उनका ही होना होता, तो 18 घंटा पढ़ता। तो आप सोचो इस चीज़ को कि एग्जाम्पल सरल से सरल समझा रहा हो, किसी को महिला मित्र के साथ हो, किसी को और एग्जाम्पल देगा ताकि अपना लाइफ को सरल बनाया जाए, है ना, और ज़्यादा मेमोरी को स्ट्रांग बनाया जाए। दूसरा पॉइंट आता है इन कोडिंग के बाद शरण में आता है, वो है भंडारण। क्या होता है? भंडारण मतलब सूचना इन कोडिंग की, किसी को मैंने शक्ल देगी, नाम याद किया, अब मैंने इसको दिमाग में कुछ टाइम के लिए स्टोर किया। वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो वो कम टाइम, कुछ सेकंड भी, कुछ मिनट भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कुछ घंटे भी हो सकता है ना। अब तीसरा पॉइंट आता है रिट्राइवल, मतलब सूचना को पुनः प्राप्ति। जब हम किसी जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम उसे अपने स्मरण शक्ति पुनः प्राप्ति। जैसे कोई टॉपिक आया है एफडी, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, आप पढ़ रहे हैं आज, अब इसको पुनः जरूरत है तो आप बोलो अरे उस दिन यार पढ़ा था, कुछ तो बातें याद आ रही है, आप जोर डालोगे, कुछ तो पटेल भाई पढ़ा रहा था उस दिन, लेकिन मैंने ध्यान तो दिया था, लेकिन कौन सी बात मिस हो गई? प्रकृति, निवेश का प्रभाव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या मिस किया? तो आप दिमाग में लगा नहीं, दो बातें तो याद आएगी। तो आपको ये रिट्राइवल है, इस सूचना का पुनः प्राप्ति है। जब हमें किसी जानकारी की आवश्यकता होती है ना, हम उसे अपना स्मरण शक्ति के द्वारा पुनः प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति। उदाहरण के लिए जब आप पुराने दोस्त के नाम याद करते हो, आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, भूल गए, किसी और पे ध्यान दे आपने, फिर बोला आपका कोई एक्स या एक्स वाई रहा तो आपने नाम दिया, अच्छा यार याद नहीं आ रहा नाम, तो ये क्या है? पुराने दोस्त का नाम को याद करते, आप अपनी मेमोरी से उस जानकारी को पुनः प्राप्त करते। अब आगे चलते हैं कि सिलेबस में पढ़ते हैं कि स्मरण शक्ति के प्रकार क्या होता है ना। स्मरण शक्ति के दो प्रकार होता है, शॉर्ट टर्म, क्या होता है? एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म ये कहता है कि ये सीमित समय के लिए होती है, जैसे किसी के फ़ोन नंबर कुछ देर तक याद रखना। मान लो किसी का, आपका महिला मित्र या किसी का फ़ोन नंबर है, आपको याद रहेगा, या पापा का, मम्मी का, किसी का भी फ़ोन नंबर है, आपको याद रहा, कुछ समय के लिए रहा, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ये विस्तृत और स्थायी होती है, जैसे जन्म तिथि, महत्वपूर्ण घटनाओं का याद करना। अब इसका प्रभाव क्या होता है? कारक कौन से हैं जो स्मरण शक्ति को कमज़ोर करते हैं ना? एक तो होती है उम्र, भाई जैसे जैसे उम्र घटती है मेमोरी कम होती है, ये बात सबको पता है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। तनाव, क्या होता है? तनाव, है ना। दूसरा नींद, अच्छी नींद लेना भी हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है। पोषण, सही भोजन करना, कार्य क्षमता। तो आपको ये पॉइंट याद है, स्मरण शक्ति को बढ़ाना या घटाने की जब भी बात दोनों आए तो क्या करोगे? भाई उम्र दराज आदमी हो तो घटेगी, अगर वहीं उपाय बढ़ना तो योगा करो, ध्यान करो, है ना, यही कहेंगे आप। तनाव कम से कम लो, नींद अच्छी लो, भोजन अच्छा करो, आहरण क्षमता वाली, तभी तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जो मैंने बेसिक बताई है आपका, मुझे लग रहा है कि आज स्मरण टॉपिक आप पूरी तरह से याद हो गए। जो लेखक ने बताया वो भी बातें आपको लिखनी है टेक्नोलॉजी से जोड़ के, ताकि ओला उबेर का सर्वे क्या उनको भी याद रखना। अब आगे चलते, तीसरा टॉपिक आर्टिकल में आया कि भारतीय समाजशास्त्र का है। देश में 40% अधिक बुजुर्ग अपनी मूलभूत जरूरतों को ढूंढना, जैसे आज को अपना, मेरी मान लो अपने कोई दादा है, अपन दादाजी घर पे रहते हैं, वो आजकल अकेले हो गए, उनका कोई न सुन रहा, न पूछ रहा है, न देखभाल कर रहा है, सब अपने अपने कामों में बिजी है। तो यही कहने कि जब ये रिटायरमेंट होते हैं, जैसे मान लो एक तो होता है कि गवर्नमेंट सर्विस होती है तो ऑफिस में काम करते हैं तो पेंशन आ जाती है अब इनकी, जब इनके पास कोई इनकम नहीं होती तो ये अकेलापन और ज़्यादा गिल्टी फील होते हैं, क्योंकि मान लो प्राइवेट कंपनी में काम करके आए हुए, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होती है? पेंशन होती नहीं है, सिक्योरिटी सुरक्षा होती नहीं है, कोई भी चीज़ का सुरक्षा नहीं होती है। उसी के रिलेटेड में ये आर्टिकल आया अखबार में, ये कहा कि भाई देश में 40% बुजुर्ग है ना, मूलभूत जरूरतों को दूसरों पर निर्भर होता है। या तो वो बहू के ऊपर निर्भर होगा, बेटी के ऊपर होगा, या बेटे के ऊपर रहेगा कि वो लाएगा तनख्वाह तभी मेरा दवाई का पैसा आएगा। तो इसी पे एक चिंता हो रही है कि भाई क्या किया जाए इस पे। तो ये 40% बुजुर्ग बुनियादी, ये भारतीय समाजशास्त्र में अपना टॉपिक में है, जो फर्स्ट पेपर के अंदर 3rd यूनिट में आता है। जो 80 साल से अधिक उम्र के लोग संख्या वर्तमान में 15 करोड़ है, और ये घट के जो बढ़ के 2047 तक 30 करोड़ तक पहुंच सकती है ना। भाई कह रहा है कि अभी 15 करोड़ है, अगर ये 2047 तक चले गया
तो 30 करोड़ तक ये पहुंच सकती है। अब मान लो आगे चलते हैं कि 60% अधिक बुजुर्ग अपनी आर्थिक स्थिति खराब है, औसत बताया गया है ना। तो केवल 8 से 6% बुजुर्ग पेंशन मिलती है और 37% बुजुर्ग को अब काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि घर परिवार में कोई है नहीं संभालने वाला। शारीरिक थकान के कारण आराम करना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग के पास कोई मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से वो काम करना पड़ता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अभी 15 करोड़ है, 2047 से 30 करोड़ होने की संभावना। जब तक अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो भारत के अंदर जो डेमोग्राफी लाभांश है, जनसंख्या लाभांश का नुकसान ज़्यादा हो गया। 60% बुजुर्ग अपनी आर्थिक स्थिति खराब, औसत बताया। 8.6% बुजुर्ग पेंशन मिलती है, जबकि 37% बुजुर्ग अपने काम के लिए कर रहे हैं। क्यों? या तो उसके घर में कोई नहीं है, या वो अकेला रह रहा है, या फिर उसकी मजबूरी है कि पैसे है नहीं, गरीब परिवार से आता है, तब वो नौकरी कर रहा है इस उम्र में भी। 70% अधिक बुजुर्ग महिला है, बुनियादी जरूरतों परिवार दूसरों पर। जो महिला है भाई, महिला तो अपने हस्बैंड पे वैसे ही डिपेंड होती है ज़्यादातर, वो लाएगा पेंशन तभी उनका काम होगा, क्योंकि अभी तक भारत में पुरुषों की तुलना में महिला रोजगार कम कर रही है। हालांकि बढ़ तो रहा है आज के टाइम में, लेकिन कम है। तो वो अगर एज बढ़ती है उनकी तो तब भी डिपेंड रहते हैं, यंग में ये डिपेंड थी तो तब भी डिपेंड थी। तो ये कह रहा है कि जरूरतों परिवार और दूसरों पर निर्भर होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति गंभीरता उजागर की बात करता है ये। आगे चलते हैं। अब ये समस्या की चुनौती बात है। लेखक कहता है कि समस्या चुनौती क्या है? अधिकतर बुजुर्ग असंगठित क्षेत्र में, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, जिसका पेंशन रिटायरमेंट जैसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती है। आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक अलगाव की समस्या बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट, महिला की स्थिति में अधिक संवेदनशील है, क्योंकि अधिक निर्भर है, सामाजिक सुरक्षा कमी से जूझ रही है ना। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये असंगठित क्षेत्र, ये आपको पॉइंट लिखना है। 73% बुजुर्ग निरंतर देखभाल की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और देखभाल अधिकांश बार महिलाओं पर है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही है। 45% लोग चिंता जैसी समस्या जूझ रही है। 60% आर्थिक बुजुर्गों के पास जीवन बीमा नहीं है और दवाइयों का मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो ये क्या है? तो सुविधा क्या है? एक तो बीमा पॉलिसी दवाइयों के नहीं है, एज बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा भी अभाव है, परिवार में अकेलापन है। ये क्या है? समस्या का चुनौती बता रहा है। अगर 2047 तक 30 करोड़ होगी तो 2050 तक 34.7 करोड़ होने का अनुमान है बुजुर्गों अभी, और कुल आबादी का 20% बढ़ जाएगा। तो जीडीपी में, राजकोषीय घाटा में और डेमोग्राफी लाभांश का कितना नुकसान हो सकता है। तो उसी के सिलसिले में ये कह रहा है कि आर्टिकल को ध्यान देने की बात है। क्या बुजुर्गों को सामाजिक आर्थिक चुनौती आगे बढ़ाने की संभावना है? लेकिन क्या सरकार ने कदम उठाए? सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने यही उठाया, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक पेंशन, बात सही है। प्रधानमंत्री वय योजना है, ये क्या करती है? प्रधानमंत्री वय योजना वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित पेंशन निवेश को आकर्षित करती है, दूसरा योजना। तीसरी योजना वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्ग कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा इलाज जैसी। तो आपको याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। अब आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना जैसे देख लो, है ना, चौथा पॉइंट। और ये 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है ना, क्या है? राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, सरकारी अस्पतालों को मुफ्त इलाज, दवाइयाँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट पर उपलब्ध कराना। वरिष्ठ नागरिकों का आवास की योजना है, मुफ्त बस यात्राओं की रियासत है। तो इस तरह ये पॉइंट है पूरे। तो अपन पूरे पढ़े, आपकी योजना वीडियो पोस्ट करके इसको अच्छे से रटें। और क्योंकि एग्जाम में इस तरह पॉइंट ही लिखना होता है, ज़्यादा हाथ पार मारने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपना पढ़ने का तरीका सही नहीं होने की वजह से अपन दिशा से बढ़ के लंबा टाइम पीरियड लगता है। मेरा मानना है कि अगर आप कंटिन्यूस जुड़े हुए तो आपको इस साल आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टॉपिक इससे बाहर जाता भी नहीं है। मैंने बहुत सारे टॉपिक बना के लिस्ट डालूंगा, पिछले 1 महीने में कितने टॉपिक कवर किए अपन। तो आप जुड़े रहिए इस चीज़ को, आप रेगुलर फॉलो कीजिए। आप बीच में वीडियो बंद करके सुन के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरी बात सुनिए लास्ट तक। आप रील कम देके, लेकिन इस पे आदत डालें ताकि आप स्मरण शक्ति बढ़े, मानसिक तनाव कम होंगे, है ना। तो अभी से आदत ऐसी डालें जिससे डिसिप्लिन, सक्सेस का रेशियो बढ़े। आपको एसडीएम बनना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको आदत इस तरह डालनी पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी बातें, 1-1 घंटा सुननी पड़ेगी, आधा घंटा। लेकिन अभी से आदत डालें, नहीं तो फील्ड में जाओगे 5 मिनट की तरह रील देखोगे, आपको कोई मतलब नहीं है, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी ग्रेड अच्छी नहीं होगी, आपकी वैल्यू अच्छी नहीं होगी। टाटा की वैल्यू अच्छी क्यों है?
टाटा ने पूरा घंटों समय दिया है, तब आज टाटा का डिश खरीदने जाता था वैल्यू के आधार पे जाए। टाटा वर्तमान में है नहीं, लेकिन नाम से खरीद रहे, बाकी चीज़ें क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों? वैल्यू नहीं है। तो आपके पास अपनी वैल्यू रखें, कोई बात रखे, सामने वाला क्या बोल रहा है, तर्क क्या दे रहा है, आप सुने, लॉजिकल बातें रखें, अनलॉजिकल बातें ना रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।